में नहीं कर पाया, लेकिन ये मेरे काले अंग्रेजों ने, उसके शब्द है, मेरी शिक्षा पद्धति से निकलने वाले लोग केवल कहने के लिए हिंदू और भारतीय होंगे, उनका मन मस्तिष्क तो अंग्रेजों की तरह काम करेगा। वो मेघालय हंसता होगा कि ये काले अंग्रेज, परम पूजनीय सुदर्शन जी इन आधुनिक शिक्षाविदों को मेघालय पुत्र कहा करते थे। मेघालय के पुत्र हैं, इन मेघालय के पुत्रों ने देश का सत्यानाश कर रखा है। मैं पिछले 10-12 वर्षों से देश के अंदर होती हुई अवनति को देखता हूँ, शिक्षा पद्धति के अंदर होती हुई अवनति को देखता हूँ, शिक्षा के अंदर सुधार के नाम पर होने वाले प्रयासों की हास्यास्पदता को देखता हूँ, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर होते हुए व्यापारीकरण को देखता हूँ। देश की सरकार व्यापारीकरण को बढ़ावा देती हुई दिखाई देती है, तब मेरे को हंसी आती है और मेरे मन में आता है कि ये मेघालय पुत्र नहीं, ये तो मेघालय के बाप बैठे हैं जो हमारी सरकार में बैठे हैं। मेघालय को नहीं कर सका वो करके दिखा। क्यों? क्योंकि मेघालय के आने से पहले इस देश में क्या था उनको पता नहीं। मैं 2 दिन पहले जयपुर में संस्कृत एक बहुत बड़े विद्वान को मिला। वो विद्वान मुझे कहते हैं इस देश के अंदर नालंदा तक्षशिला के बाद 1857 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना तक कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था, विश्वविद्यालय की शिक्षा ही नहीं दी गई थी। मैंने उनको कहा 1970 से पहले आप ये बात कहते थे, मैं मान लेता। 1970 में महात्मा गांधी के शिष्य धर्मपाल जी की पुस्तक प्रकाशित हुई, वन ब्यूटीफुल ट्री, और उस वन ब्यूटीफुल ट्री में धर्मपाल जी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट को पब्लिश किया। 1823 में मेघालय की शिक्षा पद्धति आने से 10 साल पहले इस देश की शिक्षा की व्यवस्था को लेकर के अंग्रेजों ने सर्वे कराया। भारत में कितने विद्यालय हैं, किस प्रकार की शिक्षा पद्धति है, कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, कौन लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों को शिक्षा मिलती है, ये जानने के लिए अंग्रेजों ने सर्वे कराया। यहाँ बैठे सब लोगों को निश्चित रूप से आश्चर्य होगा जब इसके तथ्य मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग 1970 में भारत के लिए गर्व करने वाली पुस्तक प्रकाशित होती है और किसी भगवाकरण वाले की नहीं, महात्मा गांधी के शिष्य की। उसके बावजूद इस देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आज तक वो पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती, ना हिस्ट्री में, ना एजुकेशन में, ना बीएड के विद्यार्थियों। प्रोफेसर धर्मपाल ने अंग्रेजों के दस्तावेजों से सिद्ध कर दिया कि 1823 में इस देश के अंदर उच्च शिक्षा के, प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन के, ये अंग्रेजों ने इस्तेमाल किए हुए शब्द है, सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये शब्द है सर्वे रिपोर्ट में। कितने थे? 1,13,000 से अधिक हायर एजुकेशन के सेंटर भारत में थे 1823 में, जिनको अंग्रेजों ने खत्म किया, जिनको मेघालय ने योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया। धर्मपाल जी इसका पूरा सिलेबस निकाल कर गया, क्या क्या सिखाया जाता था, मेटलर्जी की, प्लास्टिक सर्जरी की, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, इस सब की शिक्षा भारत में 1823 तक दी जाती थी गांव-गांव के अंदर। इस देश के गांव-गांव में इंजीनियर और डॉक्टर पैदा हो रहे थे। हमारे में से अनेक लोगों के मन में यह गलतफहमी होगी कि अंग्रेज इस देश में नहीं आते तो इस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं आती, इस देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं आती। धर्मपाल जी की दूसरी पुस्तक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया इन 18th एंड 19th सेंचुरी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या स्थिति थी और हम लोग को आगे पूरी रह जाए, खटी की पिटी रह जाए, इस प्रकार के तथ्य उसमें उन्होंने दिए। किस प्रकार का विज्ञान इस देश के बच्चों को पढ़ाया जाता था, किस प्रकार का विज्ञान इस देश के गांव-गांव में प्रचलित था, तकनीक में था, उपयोग में था, प्रयोग में था, जिसको अंग्रेजों ने खत्म किया। उसको पढ़ेंगे तो हमारी आंखें पूरी रह जाएगी। भारतीय शिक्षण मंडल उस व्यवस्था को आज के संदर्भ में फिर से लागू करना चाहता है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, नालंदा और तक्षशिला वैसे के वैसे वापस नहीं आने वाले, 1823 की उच्च शिक्षा संस्था वैसे के वैसे वापस नहीं आने वाले। आज जिस सड़ी गली व्यवस्था में हम जी रहे हैं, उसी में से भारतीय तत्वों पर आधारित, भारतीय संस्कृति पर आधारित, भारतीय पद्धति से शिक्षा देने वाली और भारत के हितों में ध्यान में रखकर के काम करने वाली, भारत के उद्देश्यों को ध्यान में रखने वाली शिक्षा पद्धति का निर्माण करना, यह भारतीय शिक्षा मंडल का काम। उसके लिए हम सब लोगों को काम कर रहे हैं, हम सारे कार्यकर्ता उस काम को करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। उस काम को कैसे करना है, मैं केवल 2-3 छोटी सी बातें बता करके अपने विषय को पूर्ण करूंगा। इतना बड़ा काम है, राष्ट्र के पुनर्जागरण का
उनके हृदय में विज्ञान के प्रति इतनी जबरदस्त आस्था ही उनका अध्ययन था। आधुनिक विज्ञान को उन्होंने पढ़ा था और उसके तत्वों को समझा था और उसको भारतीयता की दृष्टि देने की ताकत उनके अंदर थी। सन 1900 में फ्रांस में वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में सारे दुनिया के वैज्ञानिक जहाँ पर एकत्रित हुए थे, उन दुनिया के वैज्ञानिकों के सम्मुख कीनोट एड्रेस देने के लिए स्वामी विवेकानंद को बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के वैज्ञानिकों को भारतीय दृष्टि से विज्ञान को देखने की सीख दी। उनका वाक्य वो फ्रेंच में बोले थे, किंतु वो अंग्रेजी में अनुवादित होकर के स्वामी जी के कंप्लीट वर्क्स में आया है। स्वामी विवेकानंद ने साइंस की डेफिनेशन की, इस विज्ञान की व्याख्या की। उस पेरिस में साइंस कांग्रेस के अंदर स्वामी विवेकानंद कहते हैं, प्रकट रूप से बाहर दिखने वाली विविधता के अंदर एकता की खोज करना इसे विज्ञान कहते हैं। Finding unity in the diversity, apparent diversity of the world is the real goal of science. यह विज्ञान का उद्देश्य है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा वह एकत्व की खोज भारत में होती रही। यही प्रेरणा स्वामी विवेकानंद ने जगदीश चंद्र बसु को दी। इसलिए वह फिजिक्स का विद्यार्थी, फिजिक्स का प्रोफेसर, फिजिक्स में काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन अब हमारी पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ चुके हैं। जगदीश चंद्र बसु की विज्ञान को सबसे बड़ी देन क्या है? उन्होंने दुनिया के सामने सिद्ध किया कि वनस्पति के अंदर प्राण होता है। फिजिक्स का व्यक्ति और उसने वनस्पति में प्राण कैसे सिद्ध किया? स्वामी विवेकानंद ने उनको प्रेरणा दी थी कि उपनिषद कहते हैं कि सारा जगत प्राण में है, सारे जगत के अंदर प्राण प्रवाहित होता है। सामान्य रूप से हम जिसको मृत्यु कहते हैं वह भी घनीभूत प्राण है। स्वामी जी ने कहा कि तुम फिजिक्स से इसको सिद्ध कर सकते हो। और स्वामी जी के कहने पर प्राणी तो होता ही प्राण से बना हुआ है, उसके आगे वनस्पति और उसके आगे जड़ जगत, इसके अंदर भी इसको सिद्ध करो। उनके कहने पर जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोग किए। पहली स्टेप थी औषधि जगत में, वनस्पति जगत में प्राण को सिद्ध करना। अगली स्टेप तक वो पहुंच चुके थे। उन्होंने सिद्ध किया कि धातु के अंदर भी प्राण होते हैं। जगदीश चंद्र बसु का जो रॉयल सोसाइटी लंदन में प्रयोग उन्होंने वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया था, वह प्रयोग था पोटेशियम साइनाइड का लोहे के ऊपर परिणाम, जहर का लोहे के ऊपर परिणाम होता है। ये जगदीश चंद्र बसु ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ देश के मूर्धन्य वैज्ञानिकों को, 1908 के बाद जगदीश चंद्र बसु की खोज में आगे बढ़ना शुरू नहीं हुआ। आज तक 100 वर्षों के अंदर तो हम सिद्ध कर दिए होते कि हमारी सारी बातों को वैज्ञानिक और विज्ञान को नई दिशा मिल गई होती। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों के आधार पर चलता हुआ विज्ञान दुनिया के विनाश का कारण बना हुआ। जब स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस होगा और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा, जब आप अस्तित्व के लिए संघर्ष करोगे और केवल योग्य को ही जीने का अधिकार होगा, तो सारे विश्व में युद्ध और विनाश के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इस सारी की सारी दृष्टि को बदलने का काम भारतीय दृष्टि करती है। भारत ये भी कहता है कि केवल योग्य व्यक्ति को जीने का अधिकार है। भारत कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसको जीने का अधिकार है। जीने के लिए संघर्ष नहीं है, अस्तित्व के लिए संघर्ष नहीं है। इट इज स्ट्रगल फॉर एक्सेलेंस। आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना है। संघर्ष तो साधना के लिए, संघर्ष टिके रहने के लिए नहीं। जीना तो तुम्हारा दिया हुआ है, भगवान ने जन्म दिया वो तुम्हारा ध्यान देगा, यह कहने वाला भारत, यह दृष्टि विज्ञान को और सारी शिक्षा को देने की आज आवश्यकता है। इतना बड़ा काम करना हमारे मन में आएगा, हम सामान्य शिक्षक हम क्या कर सकते हैं? भारतीय शिक्षा मंडल ने उसकी बहुत सामान्य सी पद्धति ढूंढ करके निकाली। कैसे काम करना? अपने स्तर पर अपन जहां पर बैठे वहां से परिवर्तन प्रारंभ करना। अपने विद्यालय में भारतीयता की शिक्षा पद्धति हम कर सकते कि नहीं? जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थी के सामने अपने विद्यालय के अपनी कक्षा में पढ़ाते समय भारतीयता का अवलंबन कर सकता है कि न्यूटन के साथ भारतवाद बताने के लिए उसको किस सरकार ने रोका है? वो यदि जानकारी लेगा तो कर ही सकता है, लेकिन उसको जानकारी लेनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले से काम होगा नहीं, उसके लिए संगठित होकर के काम करना पड़ेगा। इसलिए 2 प्रकार की कार्य पद्धति भारतीय शिक्षा मंडल आपको देता है। 2 काम करने की आवश्यकता है। पहला तो आप जहां पर हो वहां पर अपने से आगे इस विचार को फैला करके यहाँ बैठे हुए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने अपने कार्यस्थल पर और अपने अपने निवास स्थल पर एक छोटे से मंडल की रचना करनी है। अपना नाम भारतीय शिक्षण मंडल है ना, आपके घर के पास एक मंडल बन जाना चाहिए। 7, 8, 10 लोग इकट्ठा हो, हर सप्ताह आधा घंटा 1 घंटा बैठे और शिक्षा के अंदर अपने जीवन के अंदर बच्चों के संस्कारों के अंदर
समस्या पर नहीं, समाधान पर। 7-8-10 लोगों का मंडल अपने विद्यालय के अंदर 7-10 शिक्षकों को इकट्ठा करो, सप्ताह में एक बार बैठना शुरू करो। मैं शिक्षकों को पूछता हूँ, आपके स्टाफ रूम में कितनी बार विद्यार्थियों के बारे में चर्चा होती, कितनी बार शिक्षा के बारे में चर्चा होती? स्टाफ रूम में चर्चा के विषय शिक्षा नहीं होते, स्टाफ रूम में चर्चा के विषय विद्यार्थियों की समस्या नहीं होती, स्टाफ रूम में चर्चा के क्या विषय होते हैं आप लोगों को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। स्टाफ रूम की चर्चा के विषय बदलना नहीं चाहता मैं कहता हूँ छोड़ो, वो चर्चा करनी है करो, अपने छुट्टियों के बारे में, अपने इंक्रीमेंट के बारे में, अपने सैलरी के बारे में, अपने स्वार्थों के बारे में करते रहो चर्चा, मुझे कोई लेना देना नहीं। या 2 लोग इकट्ठा होकर के जो तीसरा उपस्थित नहीं है उसकी बुराइयां करो, बहुत बढ़िया, यही चलता है स्टाफ रूम में, आप सब लोगों को बताएं, रोज करो। एक दिन आधे घंटे के, 1 घंटे के लिए स्टाफ रूम नहीं चाहिए, अलग बैठ जाओ, भारतीय शिक्षक मंडल के अंतर्गत एक मंडल बना लो। 7 दिन में एक बार 1 घंटा सकारात्मक पॉजिटिव अपने विद्यार्थियों में भारतीयता, भारत का गौरव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, दूसरा क्या कर सकता है, ये विषय नहीं मंडल का एक ही विषय, हम क्या कर सकते हैं। 1 घंटा सिंपल सी बात है, निकाल सकते हो। 24 घंटे स्वार्थ के लिए जीते हैं। मैं 24 घंटे में से 1 घंटा देने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं 7 दिन में 1 घंटा देने के लिए कह रहा हूँ। क्या 7 दिन में 1 घंटा भी हम अपने देश के लिए, भारत माता के लिए नहीं दे सकते? यदि दे सकते तो यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के आसपास में एक मंडल की स्थापना आज से होनी चाहिए, कल से कुछ नहीं होता है। तुम्हारा लेवल कब, यहाँ बैठे बैठे हम में से प्रत्येक संकल्प ले ले कि मेरे विद्यालय में मैं मंडल बना लूंगा, मेरे घर के आसपास के 4 माताओं को, बहनों को इकट्ठा करूंगा। सारी माताएं चिंतित है बच्चों के संस्कारों को लेकर के, लेकिन करते क्या है, 4 माताएं 4 पड़ोस में इकट्ठी आती है तो चर्चा किस बारे में करती है? टीवी पर दिखने वाले सदियों की बातों को लेकर के चर्चा होती रहती है। हमारे पास में फलाने व्यक्ति की साड़ियां और बहनों के ऊपर चर्चा करने के लिए समय, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए समय नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ 1 दिन ये सब भूल जाओ और 1 दिन घंटा भर केवल और केवल अपनी नई पीढ़ी के भविष्य की चर्चा करो और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसकी चर्चा करो। ये मंडल रचना पहली कार्यक्रम। बीकानेर जिले के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं यहाँ से बैठ जाऊंगा, आप अपने अपने मन में संकल्प कीजिए और संकल्प करने के बाद मदन खत्री जी को बताइए। कल सुबह तक मेरे पास सूचना आ जाए कि बीकानेर में कितने मंडल खड़े होंगे। जितने मंडल खड़े होंगे उतना भारतीय शिक्षक मंडल का काम होगा, अन्यथा तो सारी बातें। मैं भाषण देकर के चला जाऊंगा, रोज नए नए भाषण सुनोगे, तालियां बजाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही, जरूर होना चाहिए। यह हम इतने वर्षों से कहते हैं, 67 वर्षों से इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है। इस देश के बजट सेशन में इस बार मार्च महीने में जो पार्लियामेंट का बजट सेशन हुआ, उस बजट सेशन का जो संयुक्त अधिवेशन जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, अपने महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पहला भाषण था, अभिभाषण। इसमें मैंने ध्यान से सुना और मैंने कहा देखता हूं उसमें एजुकेशन के लिए कुछ कहते हैं। जब उन्होंने कहा, उनके शब्द थे, एजुकेशन इन इंडिया मीन्स कंप्लीट ओवरहॉल। भारत में शिक्षा की पद्धति को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। उसी अभिभाषण में चर्चा के समय प्रधानमंत्री ने इसी बात को दोहराया, we are working on a totally wrong paradigm। ये शब्द है मनमोहन सिंह जी के। हायर एजुकेशन के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में पूरी गलत दिशा में हम जा रहे हैं। शिक्षा के एचआरडी मिनिस्टर ने भी इसी बात को दोहराया। बजट सेशन पूरा होने के बाद में ये तीनों भाषण कर लिए। मैंने तीनों को ईमेल भेजी भारतीय शिक्षक मंडल की तरफ से। मैंने तीनों को ईमेल भेज करके पूछा कि आप एग्जीक्यूटिव हेड हो इस देश के, कार्यपालक अधिकारी, आपको करने के लिए भेजा गया वहां पर, जिनको करना है वो भी कह रहे होना चाहिए, उनकी भी भाषा होना चाहिए। राष्ट्रपति कहता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कहता होना चाहिए, मंत्री कहता होना चाहिए, अरे सब कहते होना चाहिए, तो करेगा कौन? भारतीय शिक्षक मंडल का कार्यकर्ता कहता है मैं करूंगा। हम होना चाहिए की बात नहीं करेंगे, हम मंडल के अंदर इसकी बात करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं। इस मंडलों की स्थापना आपको करनी है, पहली कार्य पद्धति। दूसरी कार्य पद्धति जिसका शुभारंभ बीकानेर में हो चुका है और हमारे लिए गर्व का और आनंद का हर्ष का विषय है,
का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, उसको भारतीयता की मोड़ कैसे की जाए, ये भारतीय शिक्षण मंडल की कार्यपद्धति। मंडल रचना और अध्ययन समूह, बीकानेर में 2 अध्ययन समूहों की रचना हो चुकी है। एक विद्वानों का अध्ययन समूह जिसकी मासिक बैठकें 3 बैठकें हो चुकी है, हनुमान प्रसाद जी व्यास साहब के घर में भी हुई थी और अन्य जगहों पर भी हुई थी, 3 बैठकें हो चुकी। उसके अलावा 9वीं से 12वीं के शिक्षकों का अध्ययन समूह भी स्थापन हो चुका है, जो लोग 9वीं के 12वीं के पाठ्यक्रमों के अंदर किस प्रकार हम भारतीयता ला सकते हैं इसके ऊपर विचार करते हैं, उनकी भी 3 मासिक बैठकें इसके बीकानेर में हो चुकी है। इससे काम नहीं चलेगा, ये बहुत कम है, इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ जितने लोग बैठे उतने मंडल और कम से कम 10 अध्ययन समूह यदि इस वर्ष में बीकानेर में स्थापित कर सकते हैं तो भारतीय शिक्षण मंडल का कुछ काम हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। आज हमारे यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है, उस कार्यकर्ता सम्मेलन में इस दृष्टि को लेकर के हमको जाना है। हमारी दृष्टि स्पष्ट हो